प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह ललित निबंध संग्रह हम पढ़ रहे थे। बीच में थोड़ा ब्रेक आ गया। मैं सेकेंड ईयर की कक्षा भी लेने लगी और परीक्षाएं भी चल रही थी। आज हम वापस जुड़ते हैं और आपको याद दिलाती हूँ पुरानी कक्षा में पढ़ा हुआ पहला निबंध मुकुट मेखला और नूपुर। विद्यानिवास मिश्र ने अपने उस निबंध में लालित्य बिखेरा है और ललित निबंध की सारी विशेषताओं का अध्ययन हमने किया। इसकी शैली बड़ी मधुर होती है। प्रकृति की निर्जन वन में उपवन में आनंद से विचरण करते हुए मधुर शब्दों का चयन करते हुए एक वर्णनात्मक शैली में एक प्रभावोत्पादक सृष्टि के साथ जब विद्यानिवास मिश्र की कलम चलती है तो ललित निबंध की शैली में वे एक एक मील का पत्थर रोपते हुए हर एक निबंध को रचते हैं। उनकी रचना में ललित निबंध के सौंदर्य को, उनकी रचना में ललित निबंध के सार को देखते ही बनता है। वे प्रकृति के उपासक रहे हैं, संस्कृति के पक्षधर रहे हैं और साहित्य के समरसता के संदेश देने वाले वाहक भी रहे हैं। हम मुकुट मेखला और नूपुर में उनकी शैली, उनकी वर्णनात्मकता और उनके ललित निबंध के सरस सौंदर्य का अवगाहन कर चुके हैं। आज हम दूसरा निबंध पढ़ेंगे, विंध्य की धरती का वरदान। मैंने आपको इस पीपीटी में इस निबंध का फ़ोटो भेजा है और पहले पूरा पीपीटी एक पीडीएफ में आपको भेजा है जिसमें मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र की पुस्तक का पूरा समावेश है। आप एक एक निबंध खोलते रहिए, पढ़ते रहिए। अभ्यास पुस्तिका में निबंध शैली की विशेषताएं, निबंध का सारांश और निबंध के खास महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहिए, क्योंकि निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध का अध्ययन और विश्लेषण साहित्य के काव्य पक्ष की अपेक्षा थोड़ा सा दुरूह भी है और नीरस भी, क्योंकि इसमें भाव की पुनरावृत्ति की संभावना रहती है और संस्कृति के समावेश होने के कारण जो प्राणवान ऊर्जा है उसको निकालने में हमें थोड़ी सी मशक्कत भी करनी पड़ती है। अर्थ का उद्घाटन आसानी से नहीं होता। अर्थ के उद्घाटन के लिए हमें ऐतिहासिक गुंबदों में जाना पड़ता है, प्रकृति की गोद में बैठकर अपने मन के चिंतन को थोड़ा गहरे ले जाना होता है और अर्थ के उद्घाटन के लिए हमें संस्कृति की गुफाओं में भी विचरण करना पड़ता है। ललित निबंध के सौंदर्य की बात और है। ललित निबंध में प्रकृति के साथ संस्कृति मिल जाती है और फिर विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली हो तो बात और उत्कृष्टता अनुपम हो जाती है। अब मैं आपको दूसरा निबंध पढ़ाती हूँ। आपको सब कुछ याद आ गया होगा जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, आप निकाल लीजिए। विंध्य की धरती का वरदान। मैं पहले इस निबंध के मूल बिंदु आपको लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। इसमें सांस्कृतिक सामंजस्य में विंध्य का क्या योगदान है ये बताएं। आप ये जानते हैं कि भारत का भूगोल हमारी सांस्कृतिक विरासत है और भारत के भूगोल में सांस्कृतिक सामंजस्य में प्रकृति का अनुपम योगदान है। अनंत संस्कृति के महासागर में मिलने के लिए हमें नर्मदा नदी की और अन्य प्रकृति की जो प्रतिमाएं हैं, जो विंध्य प्रदेश है, जो अरण्य है और जो नृत्य संगीत और शिल्प के लिए हमें अरण्यवासियों का सानिध्य मिलता है, प्रेरणा मिलती है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये है कि धरती के प्रभाव से जो भी प्रतिभाहीन चरित्र हमारे साहित्य के पात्र बने, किरदार बने, उन सबको यहाँ आकर के वहाँ आकर के उनको अद्भुत प्रतिभा मिली और अद्भुत परितृप्ति मिली और इन लोगों को यहाँ आकर के प्रभुता मिली। जो प्रभुताहीन चरित्र थे उन सबको यहाँ आकर के प्रभुता भी मिली। देखिए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप लिखिए।
आखिर भारत के सांस्कृतिक सामंजस्य में किस अंश तक विंध्य का योग है, तो लगा कि इस अनंत संस्कृति महासागर में मिलने के लिए नर्मदा और शोण की ही नहीं बल्कि विनय और गहरी आस्था की धाराएं भी इसी प्रदेश से निस्सृत हुई है। पहली बात पंक्ति में ही हमें देखने को मिलता है कि सांस्कृतिक सामंजस्य में विनय और गहरी आस्था, ये दो धाराएं दो नदियों के समान है। नर्मदा और सोन नदियों की अजस्त्र धाराओं के समान विनय और आस्था है। जब हम में विनय आता है और आस्था आती है तो हम बहुत उदार, बहुत महान और बहुत बड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि भारत विश्व गुरु बना और संस्कृति का ध्वज लहराता रहा। जिन 4 संस्कृतियों का योग इस देश में हुआ उनमें एक है कोल संस्कृति, उसी को निषाद संस्कृति भी कहते हैं। कोल संस्कृति से ही हिमालय के शिखरों जैसे गर्वीले आर्यों को विनय और एकांत साधना की शिक्षा मिली। कोल संस्कृति हमारी बड़ी प्राचीन संस्कृति, हमारी अमूल्य थाती है, हमारी अद्भुत धरोहर है। ये हमें विरासत में मिली है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। इसमें वो कहते हैं कि विनय और एकांत साधना की जो हमें शिक्षा मिली है वो प्रकृति के विंध्य का ही वरदान है। कोलों और निषादों के प्रतिमान के रूप में निषाद राज गुह का चरित्र रामायण में मिलता है। विनय, सहज प्रेम और एक निष्ठा जिसमें उत्साह और आत्मविश्वास और अनुरोध का अपार बल हो, ऐसी एक प्रतिमा है। उत्साह, आत्मविश्वास का बल और अनुरोध का अपार बल, ये 3 चीज़ जिस चरित्र में होती है वह चरित्र बहुत अद्भुत होता है। निषाद राज गुह रामायण के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जिन्होंने राम की जीवन यात्रा में एक पड़ाव के रूप में, एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में अपना योगदान दिया। अब ये बच्चों रेखांकित करिए, व्याख्या के योग्य है, इसकी व्याख्या भी लिखिए। कुछ लोग अरण्य को पलायन के लिए शरण या निलय मानते हैं, पर असल में अरण्य का जीवन मनुष्य का अपने स्वरूप में समाधान प्राप्त करने का जीवन है। और अरण्यवासियों को प्राणी पूजक कहने वाली दंभी सभ्यता यह भूल जाती है कि उनका पूजन निष्प्राण का नहीं सप्राण का है, और वह पूजन भी निष्प्राण नहीं सप्राण है। पूजा का यह जीवित रूप ही मनुष्य को अपने आराध्य के प्रति सुंदरतम रूप प्रस्तुत करने की प्रेरणा भर सका है, और इसी का परिणाम है नृत्य, संगीत और शिल्प। हम 164 कलाओं के ज्ञाता हैं। चंद्रमा की जितनी कलाएं हैं उतनी शिक्षाएं हैं। नृत्य, संगीत और शिल्प में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। आदिवासी संस्कृति की नृत्य, उनकी वेशभूषा, उनके पारंपरिक आभूषण इत्यादि हमको देखते ही बनते हैं। उनकी छवि, उनकी छटा हमारे पूरे भारतीय परिवेश में बिखरी हुई है। यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र ने एक व्यंग भी कहा है, ललित निबंध के माध्यम से एक व्यंग किया है और बड़ा सटीक व्यंग है। दंभी सभ्यता अरण्य को क्या मानती है? संसार से पलायन का स्थान, कि जब हम संसार और समाज की तृष्णाओं से ग्रसित हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो ये सब छोड़ छाड़ के वन उपवन निर्झर के तले चले जाते हैं, प्रकृति की गोद में समाते हैं, घास पर बैठकर विचरण करते हैं और मन को शीतलता और विश्राम देते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। विद्यानिवास मिश्र ने इस प्रकृति की शक्ति का वर्णन किया है और बड़े गर्व और नत कलम और शब्दों के साथ ये बात कही है कि यह पूजन निष्प्राण का नहीं सप्राण का है। यह पूजन जीवित रूप ही मनुष्य के आराध्य के प्रति सुंदरतम रूप प्रस्तुत करने की प्रेरणा बन सका है। हमें कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। यदि हम प्रकृति के करीब हो जाएं तो हम देखेंगे कि किस तरह से मिट्टी फूल बन जाती है, फूल की गंध बन जाती है, फूल का सौंदर्य बन जाती है, और वह सौंदर्य हमें असीम शक्ति देता है। तभी तो हम कहते हैं कि मेरे देश की माटी सोना उगले। यही मिट्टी खेत खलियान भर देती है। करोड़ों बीघा ज़मीनों में मक्की, बाजरा, गेहूँ, मूंग, चना, जौ उत्पादित कर देती है। यही प्रकृति हमें असंख्य तेल के कुएं देती है, बहुत कीमती, बेशकीमती, बहुमूल्य धातुओं का भंडार देती। हम खोदते हैं तो कहीं पर सीसा, जस्ता, लोहा, इस्पात, सब कुछ कुदरत की गोद में समाया हुआ है। यदि कुदरत ना होती तो हम बड़े कंगाल होते।
हमारे पास कुदरत है, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास सागर है, हमारे पास वनस्पति है, हमारे पास बड़े बड़े विंध्य के प्रदेश है, और यह हमारी बड़ी भारी संसाधन है, हमारी समृद्धि है, ये हमारा वैभव है। इस वैभव से, इस समृद्धि से, इस संस्कृति से और इस सृष्टि से, इस कुदरत से और प्रकृति से जुड़कर इन्होंने, विद्यानिवास मिश्र ने अपने मन की बात को स्पष्ट किया है। ये धरती का प्रभाव है। फिर हम कुछ अंश छोड़ते हैं जिसमें यही बात स्पष्ट की है। दूसरा बात महत्वपूर्ण, विद्यानिवास मिश्र ये कहते हैं कि प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है वो कैसे अपना नेपथ्य कार्य करती रही, पर्दे के पीछे से, बिहाइंड द कर्टेन, नेपथ्य के पीछे से वह हमें देती है। सीधे सीधे तो हमें कुछ नहीं मिलता, और हम ये वहम पालते हैं कि हमने ऐसा कर लिया, हम क्योंकि उन सबको प्रोसेस करते हैं और रिफाइंड करते हैं। कुदरत हमें जो देती है हम उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वह हमारा कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, हमारे उत्पादों की सहायक सामग्री और नींव है। इसलिए हमारी समृद्धि, हमारा वैभव और हमारा धन है। फिर अगली पंक्तियाँ देखिए कि यहाँ पर कहते हैं, राम और सीता जैसे आदर्श दंपत्ति की स्नेह से पुलकित मही के उर की एक मीठी सी सिहरन है, और वन देवियों के द्वारा क्षण क्षण प्रक्षालित क्षितिज रेखाओं के बीच सधे हुए निर्मल चटकीले आकाश की अपूर्व नीलिमा का शारदीय प्रसाद है। ये ऋतुओं का परिवर्तन भी बड़ा खूबसूरत है। तब्दीली यूँ भी प्रकृति और उन्नति की परिचायक है। जब जब तब्दीली होती है तब तब कोई ना कोई प्रगति होती है, तब तब कोई कोई उन्नति होती है। ये ऋतुओं का क्रमशः विकास या पटाक्षेप और फिर पुनः प्रस्फुटन अद्भुत रूप से हमें संदेशवाहक बनकर पवन गति की भांति चलने को प्रेरित करते रहते हैं। हमारी प्रेरणा स्रोत है प्रकृति। और फिर ये कहते हैं विद्यानिवास मिश्र कि अखंड रजनी चरित्र की अद्भुत सृष्टि करने वाली वृहत कथा का सूत्रपात करने लगती है। वह वृहत कथा भी ऐसे रसीले ढंग से एक दूसरे से गुम्फित कि किसको परिवेष्टित करके वह कथा चल रही है यह याद करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, कथा में ही मन भूल जाता है। इन कथाओं के जो मूल पात्र हैं, इन्होंने किसी न किसी रूप में, राम हो, कृष्ण हो, भीष्म हो, ये सारे उपाख्यान प्रकृति की गोद में, वनों में विचरण करते हुए यत्र तत्र बिखरे हुए मिल जाते हैं। इतने साधारण पात्र, इतने सहज पात्र, इतने कष्ट विलयित पात्र जो अचानक ही पूजनीय बन जाते हैं और तेजस से भर जाते हैं और प्रतिभा मंडित हो जाती हैं। ये सब प्रकृति के कारण होता है। मैं आज इतना ही पढ़ेंगे, अपन कल अगली कक्षा में आगे का पढ़ेंगे। आज आपके लिए एक होम असाइनमेंट है, ये व्याख्या है, मैं आपको भेज रही हूँ और आप इस वीडियो की सहायता से इसकी व्याख्या लिखिए विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध की शैली के साथ में, है ना। विशेष पहले व्याख्या लिखेंगे कि यह हमारे पाठ्य पुस्तक मेरे राम का मुकुट भीग रहा से उद्धृत है। ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं और वे इस निबंध में विंध्य की धरती को भारत के लिए वरदान बताते हुए भारतीय सांस्कृतिक सामंजस्य की चर्चा करते हुए ये कहते हैं। फिर प्रसंग व्याख्या लिखेंगे और तत्पश्चात विशेषताएं लिखेंगे। और व्याख्या का अंश है, विंध्य कुछ लोग अरण्य को पलायन के लिए शरण या निलय मानते हैं, यहाँ से लेकर के नृत्य, संगीत और शिल्प तक। मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेजूँगी।